गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज का हमारा लेक्चर है केमिस्ट्री का, क्लास +2 से केमिकल काइनेटिक्स उठाइए। उसका फर्स्ट चैप्टर है नीट एंड जेई के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल काइनेटिक्स। अब बात करते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है। एक बार मैं ये सेट कर दूं। हाँ, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ, देखो अक्सर जो लिखा जाता है ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम डील कर रहे हैं that deal with the study of rate of reaction and also factors that affecting reaction। साथ में तुम रेट, जो केमिकल रिएक्शन है उसका क्या रेट होगा वो डिस्कस करना है, और उस रेट को कौन से फैक्टर है जो क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, वो हमने इसमें डिस्कस करना है। अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को कौन से फैक्टर क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि इट इज द काइनेटिक्स, काइनेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का जो काइनेटिक्स होगा, अब काइनेटिक्स किसको बोलते हैं? काइनेटिक्स बोल सकते हैं हम रेट को, काइनेटिक्स बोल सकते हैं हम रेट को। ठीक है, या फिर तुम इसको बोल लो स्पीड। स्पीड को फिजिक्स में मेजर करते हैं, फिजिक्स में स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री पढ़नी है, तो यहाँ पे हमें रेट को फाइंड आउट करना है। तो रेट किसके बराबर होगा? कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कितनी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होगा अपना रेट। ठीक है, ये हमें केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना है। बात क्लियर? आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगी। ठीक है, यानी कि मान लो कोई ए रिएक्टेंट बी में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहां से यहां पे जाने में कितनी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, और कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है किस रेट के साथ हो रही है। ठीक है, वो सब क्या बता रहा है हमें, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स इन्हीं बातों के बारे में बता रहा है। केमिकल काइनेटिक्स में एक तो हमें देखने को मिलेगा केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, याद रखना। केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि देखो, अगर हमें कोई रिएक्शन करवानी है, रिएक्शन को करवाने के लिए उसकी स्पॉन्टेनिटी को चेक करने के लिए मेरे को क्या देखना पड़ेगा? उसकी गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी। डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगी तो ही कोई रिएक्शन क्या हो सकती है, स्पॉन्टेनियस हो सकती है। और ये वाला कॉन्सेप्ट हम कहाँ पढ़ रहे हैं? इक्विलिब्रियम में पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ रहे थर्मो में भी है, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम का हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट वगैरह भी पढ़ेंगे, रेट कॉन्स्टेंट क्या है। ठीक है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ केमिकल इक्विलिब्रियम का भी यूज कर रहे हैं, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन या फिर स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन को चेक करने के लिए। फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी, जैसे आगे इस चैप्टर में अर्हेनियस इक्वेशन आएगी। ठीक है, उसमें कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया कि अर्हेनियस इक्वेशन के, जो अर्हेनियस इक्वेशन होगी, ठीक है, उसमें डेल्टा जी डेल्टा एच जो इनकी वैल्यू वो क्या कैसे वेरी करेगी, तो वहां पे भी क्वेश्चन आया हो। तो जब जब मैं कॉन्सेप्ट करवाऊंगा तब हम साथ में डिस्कस करेंगे वो। ठीक है, तो इसलिए केमिकल इक्विलिब्रियम का भी इसमें कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिलेगा, कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट चलते हैं हम सेकेंड। अब चल रहे हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन। अब रिएक्शन कौन से टाइप्स के हमें पढ़नी है। अब ये किसके बेस पे है? ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ रेट। ठीक है, रेट बोल लो। ठीक है, रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये फिर रेट ही बोल लो, क्योंकि बात इसी में क्लियर हो रही है सारी की सारी।
देखो फर्स्ट मैं यहां से बना रहा हूं फर्स्ट। फर्स्ट कौन सी होगी? फर्स्ट होगी सबसे स्लो रिएक्शन। ये होगी अपनी स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन कौन सी होगी? स्लो रिएक्शन किसको बोल रहे हैं हम? स्लो रिएक्शन that will be complete after long time, जो काफी टाइम बाद कंप्लीट होगी। ठीक है, जैसे इसमें हम एग्जांपल पढ़ सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, आयरन है, पानी के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, ऐसा तो है नहीं एकदम ही उसमें रस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या एक स्लो रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाली होगी अपनी मॉडरेट रिएक्शन, या फिर इसको एवरेज भी बोल सकते हो। मॉडरेट रिएक्शन या फिर इसको तुम एवरेज भी बोल सकते हो। ये वाली कौन सी होगी? दैट विल बी परफॉर्म्ड एवरेज। ठीक है, जो क्या होगी, ना ज्यादा फास्ट होगी ना ज्यादा स्लो होगी, इनके एवरेज की तरह काम करेगी। इसमें तो हम ऑलमोस्ट एग्जांपल पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट केमिकल रिएक्शंस, ऑलमोस्ट केमिकल रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो N2 प्लस H2 मिलके क्या बना रहा है? अमोनिया बना रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेना। H2 प्लस I2 मिलके क्या बना रहा है? ये बना रहा है HI बना रहा है। रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया मैंने, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये ऐसी ऐसी रिएक्शन अपनी कौन सी है? मॉडरेट रिएक्शन है, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? एवरेज रिएक्शन। ठीक है, थर्ड केस कौन सा बन रहा है? थर्ड केस बन रहा है अपना वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन, ये फास्ट रिएक्शन होगी जो बिल्कुल कम टाइम में क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। दैट विल बी कंप्लीटेड इन अ फ्यू टाइम्स, जो बिल्कुल कम टाइम में क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जैसे इसमें हम पढ़ेंगे जो भी हमारी आयनिक रिएक्शंस आती हैं। ठीक है, जो भी हमारी आयनिक रिएक्शंस आती हैं, ठीक है, जो आयनिक बॉन्ड बनता है, फिर बॉन्ड बन रहा है टूट रहा है, वो सब हम इसमें फास्ट रिएक्शन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ इधर NaCl प्लस AgNO3, ये रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है अपना AgCl प्लस NaNO3। इसके क्या बनते हैं? यहाँ पे व्हाइट पीपीटी बनते हैं। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन कौन सी है? क्योंकि इसमें आयंस का क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हो इसको। इस पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, उसका एनायन उसके कैटायन के पास, उसका कैटायन उसका एनायन के पास जाएगा। तो ये वाली कौन सी है? आयनिक रिएक्शन है, तो ये वेरी फास्ट रिएक्शन होगी। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर हमें जो पढ़ना है वो इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, मॉडरेट रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? अभी रेट का मतलब मैंने बताया था। रेट का मतलब क्या होगा कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ इसको? इसको मैं बोल सकता हूँ कि इट इज द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ कोई केमिकल रिएक्शन कैसे चेंज हो रही है, वो क्या बता रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन बता रहा है। जैसे मैं रेट ऑफ रिएक्शन को R से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिक्रीज इन द concentration of decrease in the concentration of reactant to the change in time taken, या फिर change in time, या फिर time taken भी बोल सकते हो। ठीक है, ये किसके बराबर होगा?
increase in the concentration of chemical reaction with respect to time, यानी कि चेंज इन टाइम, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये हम ऐसे रेट निकाल सकते हैं। ओवरऑल में यहां से रेट को क्या बता सकता हूं, ओवरऑल चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की भी होगी और प्रोडक्ट की भी होगी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन टाइम। ठीक है, या फिर तुम ऐसा बोल सकते हो टाइम टेकन, कितना वहां पे टाइम लग रहा है। ठीक है, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, मान लिया कोई रिएक्टेंट है, वो क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। अब ये तो क्या होगा, ये तो होगा तुम्हारा डिकम्पोज, आगे लिखना भी सिखाऊंगा। ये तुम्हारा बनेगा, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, फॉर्म, ये तुम्हारा बन रहा है। अब इसी से हम क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को डिटेल में लिखना सीखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन अपना दो टाइप का है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये रहा टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे अगर बात की जाए तो एक है हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा है हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इन दोनों की बात कर लेते हैं। मान लिया कोई रिएक्शन है, कोई रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। एवरेज, एवरेज को मैं दिखाता हूं डेल्टा से, एवरेज को मैं दिखाऊंगा डेल्टा से। मान लिया ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे आर मेरे को निकालना है, तो डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी करूंगा मैं। ठीक है, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी। अब इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम या फिर टाइम टेकन बोल सकते हो। ठीक है, मान लो अपने पास कोई रिएक्शन है, N2 प्लस H2 से मिलके क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। इसको रिएक्शन को बैलेंस कर दो, यहाँ पे 3 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो। ठीक है, अब इसके लिए मेरे को क्या लिखना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो क्या होगा, डेल्टा ऑफ N2 अपॉन डेल्टी। देखो ब्रैकेट के अंदर अगर हम केमिस्ट्री के अंदर किसी भी टर्म को लिख रहे हैं तो वो कॉन्सेंट्रेशन को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, और ये क्या होगा, माइनस में, मैं बताऊंगा ये माइनस में क्यों हो रहा है। ये है अपना डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में डेल्टा टी, ये क्या अपना 1/3। इधर क्या बना, डेल्टा ऑफ NH3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये कितना बना 1/3। देखो मैंने भी बोला था, ये तो इससे ये बनेगा, ये होता जाएगा डिकम्पोज, ये होता जाएगा डिकम्पोज। और अगर कोई क्वांटिटी क्या कर रही है, डिक्रीज हो रही है, उसके लिए हम नेगेटिव साइन शो करते हैं। और अगर कोई क्वांटिटी या फिर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम प्लस साइन शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, अभी तो मैं इसी को बता रहा हूँ, एक बार यहीं पे देखना। देखो अब जो ये तो रिएक्टेंट है, ये तो डिकम्पोज होगा और ये बनेगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो एवरेज रेट होगा वो किसके बराबर हुआ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसके बराबर हो रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, आर एवरेज अगर निकालना है, कितना रेट से कोई रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है और कितने रेट के साथ कोई प्रोडक्ट बन रहा है, अपीयरेंस। ठीक है, तो आर एवरेज मेरा ऐसे निकल के आएगा। ठीक है, अब डेल्टा सी और डेल्टा टी हम निकालते कैसे हैं ये भी हम सीखेंगे। ठीक है, अब आ जाओ इधर, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मेरे को निकालना है, यानी कि मैं इसको बोल सकता हूँ आर इंस्टेंटेनियस। आर इंस्टेंटेनियस आर एवरेज से अगर मेरे को निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को लिमिट क्या करनी पड़ेगी, 0, डेल्टा टी टेंड्स टू बी 0।
ये कंडीशन हमारी किसको शो कर रही है, ये कर रही है हमारे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, यही रिएक्शन ले लो, N2 प्लस अमोनिया, सॉरी अमोनिया बन रहा है ना हैबर प्रोसेस से, इसको बैलेंस करोगे, यहाँ पे 2 लगा दो। ठीक है, तो इसके लिए अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो मेरा उसको मैं किससे दिखाऊंगा, स्मॉल चेंज है तो उसको दिखाऊंगा मैं डीसी अपॉन dt। ठीक है, डी फॉर स्मॉल चेंज, डेल्टा फॉर लार्ज चेंज। तो इसके लिए मेरे को अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है इंस्टेंटेनियस तो वो क्या होगा, डी ऑफ N2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू डी ऑफ H2 अपॉन dt, इधर डी ऑफ NH3 अपॉन dt। अब ये बनेगा तो प्लस में, ये भी ये डिकम्पोज होगा तो माइनस में, ये भी माइनस में। सेम इधर आ जाओ एक बार, देखो ये डिकम्पोज हो रहा है तो ये माइनस में, ये भी डिकम्पोज हो रहा है तो ये भी माइनस में, ये बन रहा है तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लिखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और ऐसे हम लिखते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। अब इनके आ जाते हैं हम ग्राफिकल सेक्शन पे। ग्राफिकल पोर्शन है। ठीक है, पहले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, पहले हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये दिखा रहा है मेरा कॉन्सेंट्रेशन को, और ये दिखा रहा है मेरा टाइम को। ठीक है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, और वही तो पढ़ रहे हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मान लिया ये जो ग्राफ बनाया मैंने रिएक्टेंट के लिए, ठीक है, मान लिया फर्स्ट कंडीशन ये यहाँ पे कंसंट्रेशन C1 है, कब, जब हमारा टाइम कितना है T1। फिर यहाँ पे देखा, यहाँ पे कंसंट्रेशन C2 हुई, तो यहाँ पे टाइम कितना हुआ, T2 हुआ। ठीक है, समझ लेना ध्यान से। अगर मेरे को यहाँ से R एवरेज अगर मेरे को निकालना है तो क्या होगा, देखो सुनना ध्यान से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे ही करते हैं, C1 माइनस C2 अपॉन T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अब ये चीज मैंने क्यों लिखी है, ध्यान से सुनो, यहाँ पे C1 इज ग्रेटर देन C2 है, इस केस में C1 इज ग्रेटर देन C2 है। ठीक है, लेकिन क्या करना होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैं एक बात लिख रहा हूं, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इस बात को क्लियर करना। ठीक है, तो आर एवरेज मेरे को निकालना है। ठीक है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को मेरे को पॉजिटिव ही शो करना है, तो मैं क्या करूंगा, ओवरऑल इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या बना C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस में T1। अब ये मैंने माइनस साइन इसलिए क्यों लाया, देखो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो मेरा आ रहा था C1 माइनस C2, लेकिन मेरे को क्या करना है, मेरे को डेल्टा C निकालना है, और हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं इसको स्विच करूंगा तो माइनस मेरा साइन में कॉमन ले लूंगा, तो मेरा क्या बना, माइनस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, तो ऐसे हम निकालेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, आई थिंक बात क्लियर होगी। अब सेम मैं प्रोडक्ट के लिए बता देता हूं, ये था ग्राफ मेरा रिएक्टेंट के केस में एवरेज, और अब मैं बता देता हूं प्रोडक्ट के केस में। ये केस ले रहा हूं मैं फॉर रिएक्टेंट का। ठीक है, ये प्रोडक्ट का ले रहा हूं, यानी कि मैं बोल सकता हूं दिस इज फॉर रेट ऑफ अपीयरेंस, दिस इज फॉर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक है, सेम यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेशन को शो कर रहा है और ये टाइम को शो कर रहा है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, यहाँ पे ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, मान लिया यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन C1 है, कब, जब मेरा टाइम कितना है T1। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन C2 हुई, कब, जब मेरा टाइम क्या हुआ, T2 हुआ। क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट हमेशा बनेगा, और रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज होगा, रिएक्टेंट हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस चीज को ध्यान रखना। तो अगर मैं यहाँ पे आर एवरेज बनाऊं फॉर प्रोडक्ट, तो मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। क्लियर।
अब डेल्टा सी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन दैट इज C2 माइनस C1, ये क्या बनी C2 माइनस C1, और ये क्या बनी T2 माइनस के T1। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट यानी कि रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी यानी कि पॉजिटिव की फॉर्म में आएगा, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हमेशा नेगेटिव की फॉर्म में आएगा, जो मैंने तुम्हें अभी बताया है। ठीक है, ये ग्राफिकल सेक्शन होगा इसका। अब देखो, ये तो था हमारा रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज केस में। अगर मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन किसके केस में निकालना है, इंस्टेंटेनियस के केस में, तो वो कैसे निकालेंगे। मैं एक बार इसको साफ कर रहा हूं बच्चों। रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को मेरे को डिस्कस करना है यहाँ पे। ग्राफ में सेम ही बनाऊंगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे टाइम। ठीक है, मान लिया किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, कुछ इस टाइप से ग्राफ आया। ठीक है, मान लिया यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन उसकी सी है, सी कॉन्सेंट्रेशन पे जो ग्राफ बन रहा है वो मेरा कुछ ऐसे बन रहा है। ठीक है, ये टाइम टी ले लिया। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। अब हम क्या बोल रहे हैं, अगर मेरे को आर इंस्टेंटेनियस निकालना है, आर इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी पॉइंट फिर किसी इंस्टेंट पे यानी कि इस पे। ठीक है, तो हमेशा इंस्टेंटेनियस रेट को निकालने के लिए मैं वहां पे क्या ड्रॉ करूंगा, उसका स्लोप ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो इसका स्लोप कुछ ऐसा है, आर इंस्टेंटेनियस हमेशा किसके बराबर होगा, स्लोप के बराबर होगा। ठीक है, अब यहां से तुम एक चीज और क्लियर कर सकते हो कि जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस होगा यानी कि जो रिएक्टेंट होगा वो हमेशा नेगेटिव क्यों आता है, अभी देख लेना। अब जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, ये अब इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, स्लोप मेरा कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं y अपॉन x। ठीक है, वो हमेशा किसके इक्वल आ रहा है, टेन थीटा के इक्वल आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस स्लोप को ध्यान से देखूं, एक सेकेंड, इस स्लोप को अगर मैं ध्यान से देखूंगा, प्रॉपरली बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से जाएगा, लेकिन अब थोड़ा सा मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया तो कुछ इस टाइप से आया। ठीक है, अगर मेरे को थीटा निकालना है तो थीटा कुछ ऐसे होगा। अब ये तो बना थीटा, मेरे को तो चाहिए ये वाला, तो ये वाला कौन सा बना है, ये वाला कौन सा बना है। अब पूरा 180 का है, इसमें से थीटा को मैं माइनस कर दूं तो 180 माइनस थीटा, तो क्या बना मेरा y अपॉन एक्स, किसके इक्वल आया, टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या बनी 180 माइनस थीटा, और टेंजेंट 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस टेन थीटा के इक्वल होता है। तो y अपॉन एक्स किसके इक्वल आया, माइनस टेंजेंट थीटा के इक्वल। अब सुनो ध्यान से, y अपॉन एक्स, y किसको शो कर रहा है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, x किसको शो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, वो हमेशा किसके इक्वल आ रहा है, माइनस ऑफ स्लोप यानी कि माइनस ऑफ टेन थीटा के। तो इसलिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस हमेशा किस में आ रहा है, नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है। बात क्लियर, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। ये था हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब मैं एक रिएक्शन ले रहा हूं, उसके लिए मैं तुम्हें दोनों एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सिखा देता हूं। ठीक है, सुनना एक बार ध्यान से बच्चों। सेम मान लो a प्लस बी मिलके क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं। ठीक है, इसको मान लो 2b, इसको मान लो 3c। अब अगर मेरे को आर एवरेज लिखना है इसके लिए, तो वो किसके इक्वल होगा, वो होगा एवरेज डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी माइनस में, क्योंकि रिएक्टेंट साइड है तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस बनेगा। ये क्या बना माइनस ऑफ डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ये कितना 1/2 है। इधर वाला कौन सा बना डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ये क्या बना 1/3, ये पॉजिटिव में आएगा क्योंकि एक प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, और इनको तुम ऐसे भी शो कर सकते हो, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म बनी है हर केस में। ठीक है, हो जाएगा। अगर मैं यहीं से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालूं तो वो क्या आ जाएगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी, ये क्या बना db अपॉन dt। ठीक है, 1/2 है, ये भी किसी में जाएगा, माइनस में जाएगा। क्लियर, इधर कौन सा है dc अपॉन dt, ये क्या है 1/3, लेकिन ये तो प्लस में जा रहा है क्योंकि प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ये दोनों क्या है
चाहे ये केस ले लो चाहे ये केस ले लो, ये तुम्हारे डिसअपियर हो रहे हैं, तो ये किसको शो कर रहे हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस को। अब ये चीज बन रही है तुम्हारी, ये किसको शो कर रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस को। ये किसके लिए हम निकाल रहे हैं, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कुछ ऐसे आएगा, चाहे एवरेज निकाल लो चाहे इंस्टेंटेनियस निकाल लो। बात क्लियर हो जाएगा यहां से, अगर यहां से हो जाएगा कुछ थोड़ा सा हम सीखते हैं नेक्स्ट के केस में। और एक बात और सुनना ध्यान से, अगर तुम स्पेसिफिक, अगर तुम रेट ऑफ रिएक्शन किसी इंडिविजुअल के लिए लिख रहे हो, अगर रेट ऑफ रिएक्शन तुम किसी इंडिविजुअल के लिए लिख रहे हो, तो उसके केस में उसको स्टिक्योमेट्री को हम नहीं लिखेंगे। जैसे मैं बोलूं, जैसे मैं एक बात बोलूं, एक बार मैं इसको साफ कर रहा हूं, मान लो अगर मैं बोलूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस फॉर किसके लिए, ए, तो वो किसके इक्वल होगा, दोनों का केस लिख लो, माइनस ऑफ डी ए अपॉन डी टी, ठीक है। या फिर अगर एवरेज लिखना चाहो तो एवरेज की फॉर्म में लिख सकते हो। अगर मैं लिखूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस फॉर बी, तो इसके केस में भी क्या होगा, माइनस डीबी अपॉन डी टी। यहाँ पे 2 से डिवाइड मत करना, गलत हो जाएगा, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन इंडिविजुअल के केस में हम उसकी स्टोक्योमेट्री को काउंट नहीं करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हम चल रहे हैं, ग्राफिकल पोर्शन भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है। इसमें हम रिलेशन निकाल रहे हैं, तो रिलेशन क्या होगा, देखो कोई रिएक्शन ले लेते हैं हम, मान लिया a प्लस 2b मिलके क्या बना रहा है, 3c बना रहा है, ठीक है। जब मेरा टाइम क्या था, 0, ठीक है, तो ये क्या थी, a, इसकी कॉन्सेंट्रेशन b और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ थी नहीं। जब मेरा टाइम क्या हुआ, t हुआ, इसकी कॉन्सेंट्रेशन a कितनी हुई, a माइनस एक्स हुई, इसकी कॉन्सेंट्रेशन b माइनस 2x हुई, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हुई, 3x हुई। क्लियर है, क्योंकि टाइम t पे कॉन्सेंट्रेशन कुछ ना कुछ कंज्यूम हो चुकी है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। और अगर टाइम t प्राइम पे लोगे तो ये क्या बनी, a माइनस एक्स प्राइम, b माइनस 2x प्राइम, और ये क्या बनी, 3x प्राइम। क्लियर। अब इसके लिए मेरे को क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन तो निकलेगा ही, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस में क्या रिलेशन होगा इसके लिए। क्लियर। तो देखो, अब देखो, अब देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के लिए वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि वहां पे टाइम 0 पे कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, 0 थी। क्लियर, याद रखना इस बात को। तो अगर मैं लिखूं, अगर मैं इसके लिए लिखूं, ठीक है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन इसका आएगा, अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन मैं लिखूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका किसके इक्वल आएगा, dx अपॉन dt, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dx अपॉन dt की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम इससे, ठीक है, उसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर मैं इसके लिए लिख रहा हूं फॉर ए, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोलूंगा मैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन ए के लिए लिखना है, अब रेट ऑफ रिएक्शन ए के लिए लिखना है, तो a माइनस एक्स होगा, ठीक है, वही इसकी फॉर्म में, dx की फॉर्म में, तो क्या होगा, d, x की वैल्यू क्या है, a माइनस एक्स, ठीक है, ये वाला किसके बराबर हुआ, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, डी माइनस डी एक्स। अब सुनो, ऐसा नहीं हो सकता, इसको, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर डिफरेंशिएशन की फॉर्म में आ रहा है। तो ये क्या बन रहा है, डी एक्स अपॉन डी टी बन रहा है, तो ये किसके इक्वल आया, डी, डी ऑफ डी टी। अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a माइनस एक्स है, ये देखो ध्यान से, a माइनस एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, डी अपॉन डी टी माइनस, अब माइनस क्यों लिया यहाँ पे, अरे भाई क्योंकि ये माइनस में आएगी टोटल, ये माइनस में आएगी तो ये वाली वैल्यू प्लस में हो जाएगी, ठीक है, ये वाली वैल्यू माइनस में है, तो ये क्या बनी, dx अपॉन dt। अब ध्यान से सुनना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0 है, तो ये किसके इक्वल आया, dx अपॉन dt के इक्वल आया, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन नंबर इसको मान लो सेकंड, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। इक्वेशन नंबर थर्ड इसके केस में निकालेंगे हम, ठीक है, सेम रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोल लो या फिर रेट ऑफ रिएक्शन बोल लो, ठीक है। अब किसके लिए निकाल रहे हैं हम,
बी के लिए निकाल रहे हैं, बी के लिए, या फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी बोल सकते हो। तो ये क्या होगा, सेम dx अपॉन dt होगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या जाएगी, d अपॉन dt। अब यहाँ पे x वेरी कर रही है कैसे, b माइनस 2x, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता, तो मैं क्या करूंगा, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, ये भी वैल्यू माइनस में आएगी, माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये क्या बनेगी, d2x अपॉन dt। अब कांस्टेंट को मैं आगे ले आऊंगा, तो क्या बनेगा मेरा 2dx अपॉन dt, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर मान लो कौन सी, थर्ड, ठीक है। और सेम इक्वेशन इसके लिए अगर मैं निकाल लूंगा, dx अपॉन dt करूंगा, तो इसके लिए क्या आएगी, 3x अपॉन dt, यानी कि 3 dx अपॉन dt, इक्वेशन नंबर 4 की होगी। चारों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हम, तो रिजल्ट देखते हैं कि फिर क्या आएगा, ठीक है। ये बता दो क्लियर हुआ, फिर मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है। अब यहां से देखो, मैं एक बार इसको साफ कर रहा हूं, मैं इसको साफ कर रहा हूं, अब देखना रिजल्ट क्या आएगा। अब इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन R किसके बराबर होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, किसका, डिसअपियरेंस ऑफ A, वो किसके इक्वल है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B, ये किसके इक्वल है, रेट ऑफ अपीयरेंस, किसका है, C का केस, ठीक है। तो R किसके इक्वल है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि A के लिए मेरी वैल्यू क्या आई थी, A के लिए मेरी वैल्यू क्या आई थी, dx अपॉन dt। अब dx अपॉन dt की फॉर्म में लिखें, या फिर मैं इसको यहां से निकाल दूं। अब यहाँ पे x a वेरी कर रहा है, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे क्या बना, dx अपॉन dt कर लो, या फिर d अपॉन dt कर लो, माइनस में जाएगी वैल्यू, सेम रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ b। अब b का केस ये बन रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ b को डिवाइड कर दो 2 से, जबकि रेट ऑफ अपीयरेंस को डिवाइड कर दो 3 से, आंसर मेरा आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा देखो, R, अगर इसको x की फॉर्म में लेके चलो, तो dx अपॉन dt, इधर मेरा क्या बना, माइनस ऑफ, इधर क्या आया था मेरा, इधर प्लस, प्लस में आया था ना वैसे तो, dx अपॉन dt। अब नीचे भी क्या है 2, 2 से 2 कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, ठीक है। और ये क्या है मेरा रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ये किसके फॉर्म में आया था, 3dx अपॉन dt, यहां से भी 3 से 3 कैंसिल कर दो। अब ओवरऑल अगर मैं यहां से लिखना चाहूं मेरा रेट ऑफ रिएक्शन, तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या बन रहा है, यहां से भी देख लो सेम वैल्यू आएगी, डी अपॉन dt, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, कौन सा, db अपॉन dt। अब देखो अगर 2 को मैं लिखना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने 2 से इसको डिवाइड कर दिया था, तो 1 अपॉन 2 कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ अपीयरेंस कितना बन रहा है मेरा, dc अपॉन dt, 1 अपॉन 3, 3 से इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि मैंने 3 और 2 मैंने यहाँ पे नीचे ले लिया था, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ मैं रिलेशन निकाल सकता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस के फॉर्म में, ठीक है। एक और रिएक्शन करते हैं इसी पे, एक और रिएक्शन कर रहे हैं बच्चों। अल्फा ए प्लस बीटा बी मिलके क्या बना रहे हैं, मिलके बना रहे हैं गामा सी प्लस डेल्टा डी, ठीक है। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन मेरे को लिखना है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस फॉर ए के लिए क्या हो जाएगा, अल्फा, ये भी माइनस में, इसके लिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस फॉर बी, इसके लिए क्या आएगा, बीटा, इसके लिए रेट ऑफ अपीयरेंस हमेशा पॉजिटिव में आएगी वैल्यू, तो कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, दैट इज गामा, और यहाँ पे क्या आएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर डी, ये किससे जाएगा, डेल्टा से, ठीक है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन में हम ऐसे रिलेशन दिखा सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अगर ये चीज क्लियर है, तो इनके बेस पे हम 2-3 क्वेश्चंस देखते हैं जो पहले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, क्लियर। चलो क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है देखो, फॉर ए रिएक्शन 2a प्लस
P मिलके क्या बना रहे हैं 3C। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C एट टाइम T इज 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर सेकेंड। देखो मेरे को यूनिट से याद आया, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, अगर मेरे को उसकी यूनिट निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं? ये किसके बराबर होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी को एम में लिख सकता हूँ, ठीक है, टाइम को मैं सेकंड लिख सकता हूँ। तो या तो इसको बोल लो मोलैरिटी सेकंड इनवर्स, ठीक है, या फिर मोलैरिटी को भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है, N/V की फॉर्म में। क्लियर? यानी कि फिर इसको क्या लिख सकते हो? मोल पर लीटर पर इनवर्स, ठीक है, ये लिख दो या फिर वो लिख दो, दोनों ठीक है। अब इसके लिए देखो, कोई रिएक्शन दी है 2A + 2B, 2A + B मिलके क्या बना रहा है 3C। अब जो रेट ऑफ अपीयरेंस है C के लिए टाइम T वो दे रखा है 1.2, यानी कि यहाँ पे dC/dt कितना दे रखा है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल, ये क्या है मोल पर लीटर पर सेकेंड या फिर पर लीटर इन सेकेंड इनवर्स बोल सकते हो। फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन मेरे को बताना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ROR तुम बोल सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, इंस्टेंटेनियस एवरेज ही निकाल देना। तो क्या बनेगा यहाँ पे माइनस ऑफ dA/dt, ठीक है, कितना है 1/2 इज इक्वल्स माइनस ऑफ dB/dt, उधर क्या आ रहा है मेरा dC/dt, ये कितना 1/3, ये तो पॉजिटिव में आएगा, प्रोडक्ट है। अब देख क्या रखा है, ये दे रखा है, मेरे को निकालना क्या है रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। अब ये दोनों क्या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसके बराबर होगा? रेट ऑफ अपीयरेंस के बराबर होगा। अब रेट ऑफ अपीयरेंस किसकी फॉर्म में है? इसकी फॉर्म में दे रखा है, दे रखा है ना। तो मेरे को क्या निकालना है? फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मेरा क्या होगा? तो रेट ऑफ, अगर मेरे को रिएक्शन निकालना है तो ये निकालना है, यानी कि 1/3 इंटू क्या आएगा dC/dt, क्या है वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴। अगर मैं इसको क्या करूं, अगर देखो इसको तुम क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 0.4 तो ये क्या बना 4 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर इनवर्स। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ऐसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन ही तो निकालना है। अब रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस के बराबर। अब जो अपीयरेंस का फॉर्म में देखूं, यानी कि dC/dt वो हमें गिवन है, तो मैं इससे डायरेक्ट क्या निकाल सकता हूं? रेट निकाल सकता हूं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाओ। ये वाला आया तुम्हारा नीट 2019 के अंदर, ठीक है, ये तीनों गैसेस फेज के अंदर है। और एक बात और, गैसेस फेज के अंदर मैं बता दूं तुम्हें, गैसेस फेज के अंदर देखो हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन है, यानी कि वो क्या है लिक्विड है, अगर वो गैसेस फॉर्म में हो तो हम वहां पे प्रेशर को कंसीडर करके चलेंगे। अगर वो किस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में, फर्क कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूं dC/dt लिख रहा हूं, सेम अगर प्रेशर का कॉन्सेप्ट आ रहा तो मैं dP/dt लिख सकता हूं। चेंज इन प्रेशर अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब चेंज इन प्रेशर क्या है? फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर ए केमिकल रिएक्शन N2 + 3H2 मिलकर क्या बना रहे हैं 2NH3 बना रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन देख लो, एक बार लिख के देख लेते हैं। इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, d/N2/dt इज इक्वल्स टू d/H2/dt 1/3। ये भी माइनस में जाएगा, ये भी माइनस में जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, रिएक्टेंट को शो कर रहे हैं। जबकि फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला ये रहा d/NH3/dt, ये क्या है 1/2 है, अभी प्लस में जा रहा है, ठीक है। अभी दोनों क्या है, अब हमारा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन हमने लिख दिया, यानी कि एवरेज रेट, सॉरी R एवरेज,
आर एवरेज लिख लो या फिर आर इंस्टेंटेनियस लिख लो, वो हमने लिख दिया है, ठीक है, वो हमने लिख दिया। अब ये अगर हमने लिख दिया तो यहां से ऑप्शन को मैच कर लो। अब हाइड्रोजन का केस है, ये तो आ सकता है, ये तो आ सकता है, देखो सेम वाला केस है, लेकिन जो अमोनिया है वो तो प्रोडक्ट है, इसमें माइनस साइन नहीं आएगा तो ये कैंसल। माइनस डी N2 अपॉन डी टी रिएक्टेंट का केस है, NH3 अपॉन, ये देखो ये कोफिशिएंट है, ये न्यूमिनेटर बना दिया, ये भी गलत हो गया। N2 अपॉन डी टी रिएक्टेंट है, माइनस का साइन है, सही है। NH3 अपॉन डी टी 1 अपॉन 2 बिल्कुल सही है। फोर्थ वाला और देख लेते हैं। अब DS2 को 3 बना दिया तो ये भी गलत, तो थर्ड ऑप्शन तुम्हारा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लास्ट क्वेश्चन कहाँ चला गया भाई, ये रहा। ये क्वेश्चन आया नीट प्रीलिम्स के अंदर 2009 के अंदर, 2009 के अंदर क्या कह रहा है देख लो। फॉर ए रिएक्शन N2 + 3S2 हैपर प्रोसेस है, अमोनिया बन रहा है। अगर NH3 यानी कि अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो कितनी है 2 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड। द वैल्यू ऑफ डी हाइड्रोजन। अब इसके लिए पहले क्या करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को लिख लो। क्या बनेगा इसके लिए, अभी लिख के दिखाया था, N2 अपॉन में dt, माइनस में जाएगा उधर DH2 अपॉन में dt, ये क्या जाएगा 1/3 कोफिशिएंट बन जाएगा इसका। प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट में जाएगा अमोनिया, NH3 अपॉन dt, ये क्या है 1/3, ये प्लस में जाएगा, दोनों वैल्यू माइनस में जाएगी, ठीक है। अब सुनो, अब उसने क्या दे रखा है, DNH3 अपॉन dt यानी कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, तो वैल्यू वो, अरे इतना आसान क्वेश्चन है, तो इसको क्या करो, माइनस ऑफ डी H2 अपॉन dt, इधर क्या बना 1/3 इंटू के बजाय इसको ऐसे लिख दो, डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन NH3 अपॉन dt। अब ध्यान से सुनना, अब ये वाली इसकी जो वैल्यू है वो गिवन है, ठीक है, तो क्या बनी मेरी माइनस ऑफ DH2 अपॉन dt, क्या वैल्यू बनी मेरी 1/3 इंटू इसकी वैल्यू क्या है 2 × 10⁻⁻⁴। अरे भाई 2 है, ये वाला 2 है, ठीक है, ये वाला 2 है, इसे कैंसल, क्या बचा 10⁻⁴, और हाइड्रोजन वाला कितना है 3, तो 1/3 3 को उस साइड ले जाओ, तो मेरा डी ऑफ H2 अपॉन dt किसके बराबर आया 3 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड। 4 वाला गलत, 6 वाला गलत, 1 वाला गलत, ये वाला बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बन रहे थे हमारे। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये था हमारा केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 1, ठीक है, और जल्दी ही लेक्चर नंबर 2 आ जाएगा अपना, तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और अपना अच्छा परफॉर्म कीजिए, ठीक है। थैंक यू बच्चों।